हेलो प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। पुनः स्वागत है एक बार आपका नए वीडियो में। आज हम जानेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप देखेंगे कि किसी भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिस भी परीक्षाओं में आप देखेंगे हिंदी आती है, उसके ये टॉप 15 प्रश्न होंगे जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं ये प्रश्न। तो आइए इन प्रश्नों को जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि अधिकतर परीक्षाओं में ये पूछे हुए प्रश्न है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे आपके ऑप्शन है दिनकर जी, उसके बाद जयशंकर, उसके बाद आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद निराला। तो इसमें आपका जो आधुनिक आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है वो है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। इसी में आप बात करेंगे दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर, वो राष्ट्रीय कवि हैं। राष्ट्रीय कवि जो दूसरे नंबर के हैं, उन्हें दूसरे नंबर का राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया गया दिनकर जी को। वही पहले की बात करें तो पहले हमारे राष्ट्रीय कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी थे। वहीं जयशंकर प्रसाद की बात करें तो जयशंकर प्रसाद आपके छायावाद के जनक माने जाते हैं, जिन्हें हम छायावाद के जनक के नाम से जानते हैं। वही बात किया जाए यहाँ पे निराला की, तो निराला आपके क्रांतिकारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर है आपका देवताओं की लिपि आप किसे कहते हैं। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है। देवनागरी को कहा जाता है, गुरुमुखी को कहा जाता है, ब्राह्मी को कहा जाता है, खरोष्ठी को कहा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि नाम से ही जैसा है कि देवताओं की लिपि कैसा कहा जाता है, तो देवनागरी, यानी देवनागरी को ही देवताओं की लिपि कहा जाता है। आपकी गुरुमुखी लिपि पता है, ये पंजाबी लिपि है। पंजाब की भाषा में इसे पंजाबी लिपि कहते हैं, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा कौन सा भेद सूचित करता है। अर्थात कहने का मतलब है आपका घर जिस शहर में भी कहीं भी है तो उस शहर का नाम कौन से भेद को सूचित करता है। आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक को सूचित करता है, जातिवाचक को सूचित करता है, समूहवाचक को सूचित करता है, भाववाचक को सूचित करता है। काफ़ी एक कन्फ्यूजन बड़ा प्रश्न रहता है। इसमें अधिकतर बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि शहर पूछा है तो शहरों का वो समूह जान जाते हैं और उसे देखते हैं जातिवाचक के रूप में लगा देते हैं, जो कि एकदम गलत हो जाता है। इसमें आपका होगा, आपको बता दें, इसमें पहले बता दें आपको, इसमें व्यक्तिवाचक होगा। व्यक्तिवाचक इसलिए होगा कि आप इसमें देखेंगे कि इसमें पूछा है कि शहरों के नाम, जिस शहर में रहते हैं ये नहीं पूछा। इसमें पूछा है कि शहरों के नाम, जैसे आप कानपुर में रहते हैं या पटना में रहते हैं या इलाहाबाद में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, तो ये प्रॉपर नाम हो गया किसी शहर का। तो इसलिए आप इसमें देखेंगे ये व्यक्तिवाचक के साथ जाएगा। जिसे नाम से बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक श्रेणी में रखते हैं। इसलिए दिल्ली, बम्बे, आपका पटना, इलाहाबाद, ये सब नाम हो गए, तो इसलिए हम इसे व्यक्तिवाचक के रूप में रखेंगे और ये व्यक्तिवाचक होगा। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें चौथे नंबर की, तो चौथा प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें से आप देखेंगे कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो आपका विकल्प है घाघरा है, आपका विष्टि है, आपका रात्रि है, आपका नेत्र है। तो इसमें से देखेंगे आपका घाघरा भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, वृष्टि भी आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, रात्रि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। वही नेत्र देखेंगे तो आप इसमें अगर शब्द प्रयोग करेंगे तो जैसे हो जाएगा भोलेनाथ के नेत्र, यानी ये आपका ऐसे प्रयोग करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग है। तो इसलिए इसमें आपका पुल्लिंग नेत्र हो जाएगा। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है पढ़ने वाले छात्रों को ही पुरस्कार मिलेगा। पढ़ने वाले छात्रों को ही पुरस्कार मिलेगा। इसमें आप ये आपका कौन सा कारक है। इसमें पूछा है आपका कर्ता कारक है, अपदान कारक है, अधिकरण कारक है, कर्म कारक है। तो इसमें आप बताएंगे पढ़ने वाले छात्रों को ही पुरस्कार मिलेगा, ये आपका कौन सा कारक के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि कर्ता ने यानी कर्ता ने जिसमें आए वो आपका कर्ता होगा, और वही कर्ता ने कर्म को जिसमें को आए वो आपका कर्म कारक होगा। तो इसलिए इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपका कर्म कारक सही होगा। वही आइए अब नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर है आपका जो सो के प्रयोग से संबंधित स्वरनाम को कहते हैं।
अर्थात इसमें जो जिस प्रयोग में जो आए सो आए, ऐसे प्रयोग को किस सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है, इसमें कहने का मतलब ये है। जैसे आप मान लें प्रयोग करते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इसमें देखेंगे कि आपका जो भी आया और सो भी आया, तो ऐसे शब्दों को किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसमें आप देखेंगे संबंध वाचक जो है, संबंध वाचक के अंतर्गत रखा जाए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, अर्थात एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इसमें आप देखेंगे इस आपका संबंध वाचक होगा। वही आप नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपके मालगाड़ी में कौन सा समास है, इसमें पूछा है मालगाड़ी में कौन सा समास है, आपका तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है और व्ययीभाव समास है। तो इसमें अगर आप मालगाड़ी का वही विच्छेद करेंगे तो इसमें हो जाएगा माल के लिए गाड़ी, माल के लिए आप गाड़ी हो जाएगा, इसमें के लिए आया, तो के लिए आप जानते हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। वही नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है आपका ये दिया है ऐसे करके, ये चिन्ह विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, कहाँ पे होता है, विराम चिन्ह के रूप में होता है, तुल्यात्मक सूचक के रूप में होता है, लाघव चिन्ह के रूप में होता है, संयोजक चिन्ह के रूप में होता है। तो इसमें से आप देखेंगे इसका प्रयोग हम तुल्यात्मक सूचक के रूप में करते हैं, इसलिए इसमें आपका तुल्यात्मक सूचक होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, भारत का शेक्सपियर कवि किसे कहा जाता है, या अर्थात भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, इसमें आपके सरहपा को कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है, इसमें आप देखेंगे ये आपके कबीरदास को कहा जाता है। तो इसमें आपके भारत का शेक्सपियर आप जाने देखेंगे कि इसमें कालिदास को कहा जाता है, जिसने मेघदूतम अभिज्ञान शकुंतलम के जो लेखक है कालिदास, उनको आपका भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। वही इसमें आप सरहप्पा की बात करेंगे तो सरहप्पा आपके प्रथम कवि थे, और वही स्वयंभू की बात करें तो ये आपके आदि कवि थे, और कबीरदास ये प्रेमश्री कवि थे, प्रेम से संबंधित ये लिखते थे, इसलिए इसे प्रेमश्री कवि के नाम से जाने जाते हैं। वही नेक्स्ट और 10वें प्रश्न की बात करें तो 10वां प्रश्न है आपका, प्रतिज्ञा और मानसरोवर के रचनाकार कौन है, प्रतिज्ञा और मानसरोवर के रचनाकार कौन है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपका होगा प्रेमचंद प्रतिज्ञा और मानसरोवर के साथ साथ दो बैलों की कहानी, अधूरा उपन्यास, ये मंगलसूत्र जो है इसके भी लेखक आपके प्रेमचंद्र ही हैं, तो इसमें आपका प्रेमचंद्र होगा। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न आपका 11वां है, 11वें में बात करें तो संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो में कौन सा अलंकार है, अर्थात इसमें आप ध्यान देंगे संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें आप देखेंगे इसमें वर्णों की आवृत्ति हो रही है कि शब्दों का आवृत्ति हो रही है, सबसे पहले आप ये देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है, जैसे संसार, समर, स्थली, धारण, धीरता, धारण, तो इसलिए जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे आप देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार होता है। सॉरी यहाँ शब्दों की नहीं, आप देखेंगे इसमें ये जो वर्ण है वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, जैसे स आ गया, इसमें भी स है, इसमें भी स है, इसमें भी ध है, धा है, इसमें भी धी है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे आपका अनुप्रास अलंकार होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट बात करें हम महाभोज के आपके रचनाकार कौन है, तो आपके हजारी प्रसाद हैं कि आपके मैथिली शरणगुप्त हैं कि आपके केशवदास हैं कि आपके मनु भंडारी हैं, तो इसमें से आप देखेंगे, आप सबसे तो पहले आपको पता ये होना चाहिए कि महाभोज है क्या, तो महाभोज आपका एक नाटक है, आपको ये पता होनी चाहिए, ये एक नाटक है, और इसके लेखक आपके मनु भंडारी हैं, जो लिखा गया 1989 में लिखा गया था, ये प्रकाशित हुआ था, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही 13वें प्रश्न की हम बात करें तो 13वें प्रश्न में आप देखेंगे, बर जीते सरमैन के ऐसे देखे मैं न हरनी के नैनान के हरनी के ये नैन, अर्थात उक्त पंक्ति में अलंकार आपको बताना है कि आपका उत्प्रेक्षा है कि आपका अतिशोक्ति है कि रूपक है कि यमक है, तो इसमें देखेंगे कि शब्दों की यहाँ पे भी आवृत्ति बार बार हुई है, तो शब्दों की हरिणी यहाँ पे आया है, हरिणी आपके यहाँ पे आया है,
तो इसमें आप देखेंगे कि शब्दों की आवृत्ति बार बार हुई है, 2 बार हुई है, तो इसमें आपका हो जाएगा यमक अलंकार। जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ यमक अलंकार होता है, तो इसमें आपका यमक अलंकार हो जाएगा। वही आप 14वें नंबर का प्रश्न देखेंगे तो 14वें नंबर में दिया है कि किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। तो इसमें आपके सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है, कि जयशंकर प्रसाद को कहा गया है, महादेवी वर्मा को कहा गया, कि राजकुमार वर्मा को कहा गया। तो इसमें देखेंगे आप, तो इसमें आपका सुमित्रानंदन पंत जी को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें आप ध्यान रखेंगे छायावाद के जनक आपके जो हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद, ये छायावाद के जनक हैं। और जो आपके सुमित्रानंदन पंत है, छायावाद की घोषणा पत्र इन्हें कहा जाता है। इनके द्वारा वो घोषणा पत्र कृति लिखी गई थी, इसलिए यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। और हाँ, सुमित्रानंदन पंत को ही प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, इन्हें भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये रहा 15वां और अंतिम प्रश्न, इसको आप ध्यान से देखेंगे। झारखंडी कलाधर के नाम से किसे जाना जाता है? आपके हजारी प्रसाद को जाना जाता है, महादेवी वर्मा को जाना जाता है, देवकी नंदन खत्री को जाना जाता है, वही आप जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। तो इसमें आप देखेंगे जो आपके जयशंकर प्रसाद हैं, इन्हीं को झारखंडी कलाधर के नाम से जाना जाता है, जो छायावाद के आपके जनक हैं। तो आप इन 15 प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे। ये बार बार पेपरों में आपको देखने को मिलते हैं, ये बार बार रिपीटेड प्रश्न है। जिस भी परीक्षाओं में आप देखेंगे हिंदी आती है, उन परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये थे आप महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों भाइयों तक शेयर करें। धन्यवाद।